आवेशित चादर के सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हमें जानना है। इस बार सिलेबस से आपके गोलीय कोष और गोला दोनों हटा दिया। एक अनंत लंबाई का तार हो गया और एक की चादर हो गई। तार कल ही पढ़ा दिए थे, आज चादर पढ़ा रहे थे। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें कई कंडीशन है, लेकिन पहले एक व्यंजक प्राप्त कर लें, फिर उसके विभिन्न परिस्थितियों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने माना ये एक समतल चादर है और यह चादर आवेशित है। कैसी है? आवेशित। आवेशित रहेगी तभी तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। अगर ये अनावेशित चादर होगी तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा ही नहीं। तो हमने माना कि यह एक समतल चादर प्लेट है और ये प्लेट आवेशित है। इसका एरिया ए है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए, और इस पर उपस्थित टोटल चार्ज कितना है? Q। ये हमने माना है। इस पूरे चादर पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है और पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। जिसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा Q/A, इसे क्या कहोगे आप? आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे क्या कहा जाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश वेक्टर का आपको बताए हैं कि ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है। इस चादर के निकट यहाँ पर कोई बिंदु है जिसकी इसके केंद्र से दूरी कितनी है? इस बार R है, और इस दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P के लिए हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आप ज्ञात करोगे उसके लिए आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है। गॉस के नियम का उपयोग करना होगा, ठीक है, और तब आप ये मान ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले गॉस के नियम का उपयोग करने के लिए आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु है और इस बिंदु के समीप एक रेडियस, इस बार आर का कोई सर्किल है, वृत्त है। इस वृत्त से संबंधित अगर हम ऐसे लाइन खींचे, इसके सेंटर पर भी तो वैसा ही एक वृत्त बनेगा। हाँ बिल्कुल, उसी आकृति वाले वृत्त केंद्र पर बनाएंगे ऐसे। जो ये क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र में से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर आएंगी ऐसे। वैद्युत रेखाएं ऐसे भी खींची जाएंगी। जो इसके लंबवत रेखाएं खींची जाएगी, इन रेखाओं का उपयोग ही नहीं होगा। यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। इधर से भी फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, क्योंकि ये पृष्ठ के लंबवत है। यहाँ भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। जो ये क्रॉस सेक्शनल हमने लिया है, या जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल A होगा और उस क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये हो गया वेक्टर A, और इस दिशा में है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E। वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल वेक्टर दोनों हो गए समानता है, इनके बीच का कोण हो गया 0, और cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। थीटा = 0 और cos 0 की वैल्यू 1। जिस प्रकार से एक आप इधर सिलेंडर देख पा रहे बेलनाकार आकृति, ठीक ऐसे सममिति के कारण दूसरी तरफ भी तो बनेगी, कैसे बनेगी? उतनी ही दूरी पर अगर आप यहाँ बनाओगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर D है इस अपोजिट डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इस दिशा में। यहाँ भी दोनों पैरेलल होंगे, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 है। यहाँ से भी पृष्ठ रेखाएं गुजरेगी ना, इस तरीके से। तो यहाँ कुछ फ्लक्स मिलेगा, कुछ यहाँ फ्लक्स मिलेगा, इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। लेकिन जो यहाँ पर बना हुआ लंबवत पृष्ठों के लिए फ्लक्स की वैल्यू है वो 0। ये जो चादर आप देख रहे हो ये कैसी है? आचालक। कैसी है? स्थिर होगा। आचालक चादर होने का फायदा ये है कि जितना इसका लेफ्ट में प्रभाव होगा उतना इसके राइट में प्रभाव होगा, और जब ये चालक हो जाता है दोनों प्रभाव एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। तो चालक और अचालक इन दो आधारों पर इसका हमें वर्गीकरण करना है।
एक चालक होगा तब कैसा व्यवहार होगा और एक अचालक होगा तब कैसा व्यवहार होगा, ये दोनों हमें समझना है। हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है, गॉसियन। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई बिंदु पृष्ठ से बहुत दूर है, पृष्ठ से बहुत दूर है तो गॉसियन पृष्ठ हमेशा गोलाकार और सॉरी समतल बनेगा। बिंदु अगर पृष्ठ से दूर है तो गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, समतल बनेगा, आयताकार। आप इस गॉसियन पृष्ठ के लिए पहले फ्लक्स ज्ञात करें। तो हमें पता है फ्लक्स की वैल्यू यहाँ तो 0 मिलनी है, यहाँ 0 मिलना है और एक इधर मिल जाएगा हमको इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 और प्लस एक इधर मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी EDA में से E बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है 1 dA और प्लस यहाँ से भी E बाहर करेंगे, क्या बचेगा सर 1 dA। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी E और एरिया का इंटीग्रल T, तो यहाँ भी एरिया का इंटीग्रल करेंगे तो पाई की वैल्यू आ गई 2E। अब यहीं पे हमें लगा देना है गॉस का नियम, गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो गॉस का नियम क्या कहता है, यस गॉस का नियम कहता है कि किसी भी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स फाई का मान पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का वर्ग बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पृष्ठ फाई को हटा के यहाँ लिख देंगे Q बटे एप्सिलॉन बराबर 2E। यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आ जाएगी Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये तो मिलेगा। हम इसमें और परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे, जो एरिया है और जो ये चार्ज है, आवेश और ये क्षेत्रफल दोनों का अनुपात लिख सकते हैं सर। क्यों बताइए, इसको हटा के सिग्मा लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं या E बराबर Q बाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट जो E बाई Q बाई A है इसे हटा के लिखेंगे सिग्मा। ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ सिग्मा हो जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही अभिष्ट एरिया है। अब इसमें से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। देखो क्या इसमें आपको कहीं दूरी R नजर आ रही है फॉर्मूले में, कहीं R दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ R अगर नहीं है तो निश्चित है कि समतल चादर के निकट जो कोई बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, तभी तो R नहीं है, नहीं तो इस फॉर्मूले में R होता। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो दूरी R से मुक्त है, इसलिए किसी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता, वो चादर के चारों तरफ एक समान होगा, किसी भी बिंदु पर लेंगे एक समान होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे R पर निर्भर नहीं, इसलिए ये होता है नियत। एक एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ही समतल चादर है उदाहरण के लिए, और इस चादर के ऊपर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है और इस चादर के नीचे ठीक उसी दूरी पर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इस चादर के समीप यहाँ कोई आवेश रखते हैं तो उस आवेश पर बल लगेगा और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो कितना है 10 न्यूटन पर कूलॉम का। तो इसके ऊपर भी अगर कोई बिंदु आप लेंगे तो वहाँ भी तीव्रता क्या मिलेगी, 10 न्यूटन प्रति कूलॉम ही मिलेगा। इसके नीचे किसी बिंदु पर अगर रखते हैं लोएस्ट पॉइंट पे तब भी उतने मिलेगा और फर्देस्ट पॉइंट यानी जो दूर बिंदु है वहाँ लेंगे तब भी इतना ही मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो?
जितने रेंज में वैद्युत क्षेत्र है उस रेंज के बीच में किसी भी बिंदु पे आप तीव्रता निकालोगे एक समान है, चाहे वो बिंदु प्लेट के नज़दीक हो चाहे वो बिंदु प्लेट से दूर हो। वैद्युत क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु रहेंगे उन सभी बिंदुओं पर तीव्रता का मान एक जैसे। इस सूत्र का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अनुसार कभी भी तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करेगी। क्या ये जानकारी स्पष्ट है? तो इसे नोट कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम अगला स्टेप आपको बताते हैं। इसकी बहुत सारी स्थितियाँ नोट कर लीजिए। देखो एक बात फिर से सुन लो आप, एक समतल चादर हमने लिया, ये मान लो समतल चादर है और इस चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमने माना कि इस रेंज में है, यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है इस प्लेट का। इस प्लेट के नज़दीक कोई बिंदु रहेगा काफी उतना ही बल लगेगा जितना दूर बिंदु पर। हमने नहीं क्षेत्र के बाहर निकल जाए, क्षेत्र के बाहर निकल जाएगा तो बल शून्य हो जाएगा। क्षेत्र के अंदर जो ये दूरियां आप देख पा रहे हो, इन दूरियों से बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पेशली किसके लिए? इंटेंसिटी के लिए, तीव्रता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही इस आवेशित चादर के समूह की विशेषता है। ये दूरी पर तीव्रता निर्भर नहीं करती, ये पूरी तीव्रता हर बिंदु के लिए एक समान होगी, कहीं भी ऐसा। ठीक है। अब इसी में दो केस था। एक केस होता है कि ये जो चादर है ये चालक हो जाए, और एक केस होता है कि ये चादर क्या हो? अचालक। यानी एक कंडक्टर हो और एक इंसुलेटर हो। तो अगर अचालक होगी तो इसका व्यंजक आपने प्राप्त किया सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़े हो। अगर ये चालक हो जाएगा तब तीव्रता का मान सिर्फ आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ये ध्यान रखना है। अगर प्लेट अचालक है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर चालक है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। देखो चालक वाला जो है यहाँ से दोनों में अगर रिलेशन आप देखो तो जो इंटेंसिटी एक चालक की है वो डबल है किसका? अचालक। जितना अचालक प्लेट की तीव्रता आती है किसी समीप में निकट में, उतने ही चालक की भी उससे डबल चालक का होता है। ऐसा क्यों होता है उसका कारण मैं समझा देता हूँ। अगर ये प्लेट अचालक है, कैसी है? अचालक। तो अचालक प्लेट पर आप जानते हो कि जिस बिंदु पर जितना आवेश होगा वो उस बिंदु पर उतना आवेश बना रहेगा, आवेश स्थिर रहता है, गतिमान मूव नहीं करेगा। तो उसका प्रभाव क्षेत्र एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, दोनों तरफ होगा। लेकिन अगर आपने एक चादर लिया जो कि चालक है, तो जो चालक प्लेट होती है उसका संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर चला जाता है, और जो संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर जब चला जाएगा तो किसी एक बिंदु को आप लेंगे तो चूंकि पूरी चादर ही चालक है तो सारे आवेश मिलकर वहाँ प्रभाव डालेंगे। जब चालक रहेगा तो सारे आवेशों का एक संयुक्त प्रभाव में मिलेगा, और जब अचालक होगा तो एक लेफ्ट में प्रभाव मिलेगा और एक राइट में। बीच में वो अचालकता उसकी बैरियर का काम करेगी, लेकिन चालक में बैरियर नहीं होता है। इसलिए चालक में डबल हो जाता है, डबल। अचालक की तीव्रता का डबल होता है चालक में। क्यों? क्योंकि अचालक में लेफ्ट में आधा राइट में आधा, लेकिन जब चालक होता है तो लेफ्ट राइट मिलकर संयुक्त प्रभाव डालते हैं, इसीलिए वो डबल होता है। जो यहाँ आपसे और विस्तार से इसकी चर्चा करने की जरूरत है। इसके बाद बिंदु है कई स्थितियों की, उनमें से एक स्थिति ऐसी है, मैं चालक प्लेटों को लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। चालक प्लेटें हैं और इन्हें समानांतर रखा गया, एक चालक प्लेट यहाँ, एक चालक प्लेट यहाँ, दोनों आवेशित है, दोनों समांतर रखी गई है। इसमें से एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट भी धनावेशित है। फिर हम लेते हैं ऐसे चालक प्लेटें, और ये ऋणावेशित दूसरी भी ऋणावेशित।
और एक स्थिति ऐसा लेते हैं जिसमें एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट ऋणावेशित है, और ये सभी प्लेटें कैसी है? चालक। और चालक प्लेटों के कारण जो तीव्रता का व्यंजक है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई डाउट तो नहीं है? जो ये समांतर प्लेटें रखी गई है इसके अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता और बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करना है। दो समांतर प्लेटों के बीच में और इन समांतर प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो ये पहली प्लेट है, मान लें इसके लिए इंटेंसिटी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की भी इंटेंसिटी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर बिंदु बाहर है तो बाहर है बिंदु, इस पर तीव्रता निकालनी है तो एक परीक्षण आवेश आप मानेंगे, मैंने भी माना, क्यों ना? जो दूसरी प्लेट आप देख रहे हो ये किस प्रकृति की आवेश रखती है? धनात्मक। और परीक्षण आवेश भी क्या है? धनात्मक। तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी ऐसे E2 बाहर की ओर। यहाँ पहली प्लेट भी धनावेशित है, आवेश भी धनावेशित है, तो ये पहली वाली प्लेट इस धन आवेश को क्या करेगी? प्रतिकर्षित। दूसरी की दिशा में तो ऐसे हुई। E1 और E2 की दिशाएं आपको समान मिल रही है। अगर दोनों दिशाएं समान है तो परिणामी तीव्रता इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जब आप यहाँ दोनों के सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 इनटू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बात स्पष्ट है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? समान दिशा में है तो जोड़ दीजिए। लेकिन जब आप अंतःबिंदु पे लेंगे इंटरनल, ये तो था एक्सटर्नल, अगर इंटरनल पॉइंट ने प्लेटों के बीच में, तो इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना किया हमने। पहली प्लेट धनावेशित है, यह धनावेशित प्लेट इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी, उसके अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली प्लेट की हो गई लेफ्ट डायरेक्शन में। दूसरी प्लेट भी धनावेशित है, या धनावेशित प्लेट राइट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण करेगी, ये हो गया E2। अब E1 E2 यहाँ दोनों क्या है? विपरीत है, परिमाण में बराबर है, तो परिणामी क्या होगा? परिणामी होगा 0। तो इंटरनल पॉइंट पर परिणामी क्या जाएगी? 0। इसका मतलब है कि दो समांतर प्लेटें अगर रखी गई हो और वो चालक हो तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कब? जब दोनों समान प्रकृति की आवेश रखती है। ठीक है? ठीक वैसे यहाँ पर अगर देखें दोनों प्लेटें हैं तो आंतरिक बिंदु पर चूंकि दोनों ऋणावेशित है तो आंतरिक बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो 0। और मान किसी भी बिंदु पे आप निकालोगे वो आएगा 2 टाइम सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। जो परिस्थिति यहाँ है वही परिस्थिति यहाँ बनेगी, बस दिशा में अंतर होगा। ये दोनों बाहर की ओर है तो वो अंदर की ओर, अर्थात इस धारा से ऐसे दिशा में भेद होगा, परिणाम में कोई भेद नहीं। तीसरी परिस्थिति जो देखो, ये धनावेश ये ऋणावेश, अब एक बिंदु लेते हैं प्लेट के बीच में और एक प्लेट के बाहर। ये पहली प्लेट मान लो और ये दूसरी प्लेट, यहाँ पर परीक्षण आवेश दिया। ठीक है? तो जो पहली प्लेट है वो पॉजिटिव है और परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव है, दोनों में होगा प्रतिकर्षण, तो डायरेक्शन किधर को मिलेगा? 1 राइट डायरेक्शन में मिलेगा। दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, परीक्षण आवेश पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ऋणावेश जाएगा, ऐसा होगा सर। हाँ, 0 होगा। यस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों बराबर और विपरीत है। जब दो राशियां बराबर विपरीत होते इनका परिणामी 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? 0। यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, लेकिन कब? जब एक धनावेशित प्लेट और दूसरी ऋणावेशित प्लेट हो तब इसके बाहर तीव्रता का मान 0। आंतरिक बिंदु अगर ज्ञात करना चाहो तो जो पहली प्लेट है धनावेशित है, यहाँ परीक्षण आवेश के लिए दिशा रखेगी राइट डायरेक्शन में, और दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित प्लेट इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इसका भी डायरेक्शन
तो E1 और E2 दोनों क्या है? एक समान दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता क्या मिलेगी? 2 × सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंतरिक बिंदु। ठीक है, ये है परिस्थितियां जब दो समांतर प्लेटें आसपास में रखी जाएंगी। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी जो परिस्थिति है वो ये अंतिम वाली है। देखो, प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई वैद्युत बल भी नहीं होगा, लेकिन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है तो प्लेटों के बीच में वैद्युत बल भी लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम चाहते हो कि एक लिमिटेड एरिया में एक निश्चित क्षेत्र में ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो उसके लिए इस तरीके की युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी एक निश्चित एरिया में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम ऐसी दो विपरीत प्रकृति वाली समांतर प्लेटों को रखते हैं और इससे एक सीमित क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। ऊपर वाले के कंस्ट्रक्टर एक्सटर्नल लिया जाए, उससे ये करना है। हाँ सर, एक्सटर्नल लिया जाए, इसको एक्सटर्नल क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र, हाँ बाहर बीच में वैद्युत क्षेत्र नहीं चाहिए। अगर बीच में वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब हम वैद्युत क्षेत्र को हटा सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे उपकरण रखते हैं, इसको यूज करते हैं एज शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। शील्ड का मतलब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कोई वैद्युत उपकरण छोटा सा है और वह उपकरण वैद्युत क्षेत्र में रखने पर खराब हो जाएगा, क्यों? डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके आवेश। जैसे रिमोट टीवी, हाँ मोबाइल हाँ, जैसे मोबाइल है आपकी, अगर मोबाइल को ही किसी वैद्युत क्षेत्र में आप रख दोगे तो मोबाइल ही डिस्टर्ब हो जाएगी, काम नहीं करेगी सही से। जैसे टेलीविजन के सामने आप एक मैग्नेट चुंबक ला के ऐसे रख दो ना, उसकी स्क्रीन हिलने लगती है, होती है, होता है कि नहीं? क्योंकि वो मैग्नेट इलेक्ट्रॉनों की पथ को विचलित कर देता है, विक्षेपित कर देता है। एलईडी वाली टीवी में ऐसा नहीं होगा, उसका कोई और कारण लेना पड़ेगा हमें, लेकिन इसमें कैथोड रे यूज की जाती है, वहाँ पर प्रभाव दिखेगा। मैं कह रहा हूँ वही चीज़ कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो अगर सीधा वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है तो उसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। नष्ट ना हो उसे बचाने के लिए क्या करोगे? उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ वैद्युत क्षेत्र हो ही ना, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ नहीं होगा? दो समांतर प्लेटें अगर इस परिस्थिति की है तो उनके बीच में रखा हुआ उपकरण वैद्युत क्षेत्र अनुभव नहीं करेगा। इसलिए आप देखो तो कंप्यूटर पे, लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं, उसकी जो किट होती है ना, ऐसे उस किट पे ऐसे कंपोनेंट लगा होता है और ऊपर से ऐसे आप देखोगे तो एक स्टील की प्लेट लगी, ऊपर से ऐसे स्टील की प्लेट लगा के टाइट कर देते। ग्रीन बोर्ड जो होता है, हाँ, ग्रीन बोर्ड जो होता है जिसके ऊपर कैपेसिटर लगे होते हैं ना, उसके ऊपर देखो ऐसे स्टील की प्लेट लगा के कैप बना देते हैं। ये कैप क्या करती है? शील्ड का काम करती है। ये अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, बाहरी वैद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रभावित होने से बचा लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग का काम करता है और ये लिमिटेड एरिया में वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये है इसकी विशेष परिस्थितियाँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे चालक प्लेट के लिए है वैसे अचालक प्लेट के लिए भी होगा, बट जहाँ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बस इतना सब लेना, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका क्या